नमस्कार आप सभी को। हमारी आज की कक्षा में सबका स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है लाल पान की बेगम। ये कहानी उन्हीं राइटर की है, उन्हीं लेखक की है जिनकी अभी पिछली कहानी हमने पढ़ी थी। गुड इवनिंग। चलो बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गए हो तुम, अभी मैं शुरुआत ही कर रही हूँ क्लास की। मैं आपको शीर्षक बता रही हूँ। आज की कहानी का शीर्षक आप लोग देख पा रहे होंगे, पीडीएफ आपको भी शो हो रहा है। आज की कहानी है लाल पान की बेगम और लेखक हैं हमारे वही आंचलिक कहना चाहिए राइटर लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी, जिन्होंने आंचलिकता के सौंधी सौंधे रंग में अपने उपन्यासों को, कहानियों को रंगा है। और अभी जस्ट हमने जो पिछली कहानी पढ़ी थी, तीसरी कसम, वो भी इन्हीं की कहानी थी। और ये कहानी भी बच्चों ठुमरी संग्रह में ही संग्रहित की गई है। इनका एक कहानी का संग्रह है, नाम है ठुमरी, उसी में ये भी संग्रहित है। ठीक है, याद रहेगा। तो और एक, हाँ, इनकी कहानी में बच्चों आंचलिक शब्द बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, कचराही बोली जो बार बार शब्द आया था ना, कचराही बोली में जो बात करता है हीरामन, तो ये क्या है। तो कचराही बोली इनके उपन्यासों में, यानी कि इन्होंने ये इसमें तीसरी कसम में ज़्यादा प्रयोग की है। कचराही का मतलब है कचहरियों में जो भाषा बोली जाती थी उस समय। ठीक है, समझ में आ गए। मतलब एक सभ्य भाषा कह सकते हो, असभ्य तो नहीं कहेंगे एक देशी बोली को तो, लेकिन हाँ ये है कि देशी बोली से इतर जो कचहरियों में जो भाषा प्रयोग की जाती थी उसमें उन लोगों ने बात की थी। चलिए, इतनी जानकारी देनी थी। अब मैं आज की कहानी का वाचन शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ सफ़र में चलिए। बिरजू की माँ का कैरेक्टर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट होकर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है। सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर अपना मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई दी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? अब मैं आपको समझा देती हूँ ये माजरा आखिर है क्या। ये दृश्य बेटा गांव में, एक गांव का दृश्य है। यहाँ पे गांव में जो मेन कैरेक्टर है ये है बिरजू की माँ। उसका नाम बिरजू की माँ ही आया है और असल में वही लाल पान की बेगम है ना। उसको एक प्रतीक रूप में रखा गया है लाल पान की बेगम की तरह, और ये बिरजू की माँ है। अब बिरजू की माँ को बिरजू के पिताजी ने वादा किया था कि वो नाच दिखाने ले जाएंगे, लेकिन अभी तक पिताजी आए नहीं हैं। तो ये गुस्सा और उन्होंने पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीट के रखा हुआ था कि नाच देखने वो जाएंगी आज। और जब नहीं जा पा रही हैं तो ये गुस्सा वो बच्चों पे उतार रही हैं। और आपने अभी देखा, एक तो बिरजू जो है उनके बेटे का नाम है, जिसकी माँ के नाम से वो जानी जाती हैं, ये 7 साल का है। जो परीक्षा में जो पैटर्न है पूछने का, ये उम्र को भी आप देखते चलेंगे। बिरजू 7 साल का है। ठीक है, आंगन में पूरा लोट-पोट हो रहा है, मिट्टी मल रहा है, और चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। अर्थात जो चंपिया इनकी बिटिया रानी है, ये क्या लेने गई हैं? बहुत देर से सहुआइन की दुकान पर गई हुई है छोवा गुड़ लाने और अभी तक नहीं लौटी है। शाम हो गई, दोपहर से गई है मतलब शाम हो गई। तो आज आएगी लौट के, तब उसकी खैर लेंगी बिरजू की माँ। और एक बागल बकरा है, उसकी देह में मिट्टी सी लगी थी और इसलिए कूद फांद, मतलब मिट्टी मतलब वो लगी थी, मक्खी भिनभिना रही थी, तो वो कूद फांद रहा है। तो ये बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ निकाल चुकी थी। क्यों? पीछे जो है मिर्च की थोड़ी वो मिर्ची लगाई होगी, उसको बागड़ ने खा लिया था उसकी। और तो उसको मारने के लिए मिट्टी का ढेला उठाया इसने, चंपिया की माँ कह लो चाहे बिरजू की माँ, और अपना गुस्सा निकाल ही रही है। तब तक फिर से पड़ोस की एक मखनी फुआ है, उन्होंने क्या पूछ लिया
कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी, क्या ये क्या हो गया, जले पे नमक हो गया। ठीक समझ में आ गई तो वस्तु स्थिति। अब देखे थे आगे। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया, न हो तब न फुआ। ये इसी तरह अब गुस्से में जवाब दे रही है, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तभी कैसे देखने जाऊं मिला नाच देखने। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू के माँ के हाथ के डेले को उसकी माँ ने हाथ के डेले को पास ही में फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकर माछी परेशान कर रही है। आहा आए हर हर आए आए। ये देख लीजिए, ये जो कहना चाहिए पैटर्न है, या ये जो एक तरह का जो हमें दिखाई देता है, शब्दों का जाल, शब्दों का जादू कह सकते हैं, वो हमें रेणु जी की कहानियों में ज़रूर दिखाई देता है ना। एक हमारे सामने दृश्य बिंब तो पैदा होते ही हैं, साथ ही ध्वनि बिंब भी पैदा हो जाते हैं, है ना। अब उसको हाँक रही है, हर हर आया है। बिरजू ने लेटे ही लेटे बांगड़ को एक डंडा लगा दिया। उसने एक डंडा लगा दिया। बिरजू उससे, वो भी बेचारा अपनी भड़ास निकाल लिया इस पे। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मार खा जाते बिरजू महाराज, लेकिन वहाँ पे कुछ पानी भरने वाली औरतें खड़ी थी नीम के पास, उस वजह से वो रुक गई। केवल धमकी दी गई है। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। बिरजू की माँ मखनी फुआ को सुना चुकी थी। क्या सुनाई थी? आगे नाथ न पीछे पगा ना हो तब तो जाए, ना, ये वाला बात उन्होंने कही थी, तो उसको भी चुप गई थी। तब कह रही हैं, जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट, मतलब जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ती। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका था। कितने मन पाट पैदा हुआ था उसके यहाँ? 4 मन जूट पैदा हुआ है वो खेत में। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। तो इस बार उनके फसल का पैसा आया है, तो 8 दिन पहले से ही अपने आसपास के लोगों को उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि बिरजू के बप्पा ने कि बैलगाड़ी पर बिठाकर, कहाँ का नाच, ये जगह का नाम नोट कर लो, बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। बैल की टेंशन रहती है, गाड़ी तो 1000 मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। इसने क्या टोक दिया कि जो गांव के लोग जो साथ में जाएंगे नाच देखने, वो अभी तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? ये मखनी फुआ सबको बता रही है ना, जो पानी भरने के लिए औरतें खड़ी हैं। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठते हुई बोली, अरे हाँ, बिरजू की मैं के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब न। उसकी नकल उतार के कह रही है मखनी फुआ। अब जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। कौन नहीं डरती है? एक गांव में एक है जंगी की पतोहू, जंगी की बहू कह सकते हैं। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सर्वे सित्तल मिट्टी, मतलब सर्व सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। मतलब सेटलमेंट करके तुम भी कुछ लेना देना कर लेती तो तुम्हारे हाथ भी क्या मिल जाता, 2-3 जो बीघा जमीन का पर्चा मिल जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। वो मजे ले रही है। अब मखनी बुआ को सुना रही है। कौन? जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। बात सुन ली है बिरजू की मम्मी ने उनकी। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? सही बात है, गोबर की ढेली में ढेला फेंकोगे तो अपने मुंह पे आएगा। तो इसलिए सोच के वो चुप रह गई
उसने इसकी पतोह को, जंगी की पतोह को कोई जवाब नहीं दिया। अब जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, मतलब तेज आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। तो थोड़ा रौद्र रूप दिखाई दे रहा है बिरजू की माँ का। चंपिया को कह रही है तेरी मुंडी मरोड़ कर और चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पुतुरिया पुतोहू सब आने लगी हैं। अब ये उसको सुना रही है, जंगी की पुतोहू को। कहीं बैठ के बाजे ने मुरलिया सीख रही होगी, हर जाई अरे चंपिया, ये एक गाना सीख रही है, बाजे ने मुरलिया, है ना। और ये गांव भर की औरतों के, मतलब बहुओं के लिए उन्होंने क्या कहा है कि अब तो थिएटर बाइस्कोप का गीत गाने वाली, मतलब थिएटर और बाइस्कोप का गीत गाने वाली बहुएं आ गई हैं आजकल गांव में। जंगी की पुतोह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली। अब उसको भी गुस्सा लगा, बातों के तीर चल रहे हैं ना दोनों तरफ से। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। यहाँ पे देखिए आया है इस कहानी का नाम। लाल पान की बेगम किसने कहा? जंगी की पतोहू ने। किसके लिए? बिरजू की माँ के लिए। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली की बत्ती बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। किसके लिए कह रही हैं? जंगी की पतोहू के लिए। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने कहानी गढ़ के फैलाई थी। क्या कहानी फैलाई थी? चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुगभुगाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप, घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। मतलब ये लोग जलन के मारे गांव की औरतें बोलती थी कि उसकी बिरजू की माँ के आंगन में रात भर बिजली की बत्ती जलती है। भुगभुकाना मतलब जलता बुझना। और उसके आंगन में नाक वाले जूते की छाप, घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। अब इसके यहाँ चांदी जैसे जूट वो सूखता हुआ देखकर लोगों को जलन हो रही है, जब बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी। अब वो बेचारी गुड़ लेके आ रही है और उसके बाद उसको आते ही मार पड़ गई। मार खाते हुए चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। रो रही है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झाड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी, हर जाएगी। जो फिर कभी बाजे ने मुरलिया गीत गाते सुना, चाल सीखने जाती है स्टेशन की छोकरियों से। स्टेशन मतलब स्टेशन की छोकरियों, ये इनडायरेक्टली जंगी की पुतोहू के बारे में बोल रही है। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी कि उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। वो सुनाने के लिए तो बोल रही थी, अब सुनाने के लिए बच्ची को मार रही है, उसको सुना रही है बच्ची को। और सुनाना किसको चाह रही है? जंगी की पतोहू को। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। और जो गुड़ लाई है, गरम गरम गुड़ लाई है वो, तो वो उसको देख के बिरजू जो है अपनी मार को भूल गया और खड़ा होके गुड़ को देख रहा है लालच भरी नजरों से। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले पीट दिया। उस घर में शकरकंद उबल रहे थे तो उसने सोचा कि घर में रहूँगा तो माँ शकरकंद खिलाएगी, लेकिन माँ तो गुस्से में भरी थी तो शकरकंद के बदले पिटाई भी खाई और वहाँ दुकान भी नहीं गया, वरना गुड़ खाते। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे, बिरजू ने तलहथी फैलाई। दे ना मैया, एक रत्ती भर। मांग रहा है, गांव का बच्चा है बेचारा, गुड़ मांग रहा है माँ से। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। गुड़ मंगाया था मीठी रोटी बनाने के लिए। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। शकरकंद उबल गया, अब उसको छीलने के लिए चंपिया को दे रही हैं
और बोल दिया है कि जल्दी इसके छिलके उतार, नहीं तो अभी फिर मतलब डैश 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 मतलब पिटाई पड़ेगी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है, उस तरह बेलज्जी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। उसको लगा थोड़ा छीलते छीलते थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा। नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। तब इसने अपनी कढ़ाई सिद्धू की बहू को दी हुई है, वहाँ से मंगाने के लिए भेजा है। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। एक शकरकंद बहन ने दे दिया बिरजू को। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हुई, अभी तक गाड़ी डैश 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 मतलब गाड़ी अभी तक आई नहीं थी। सूरज भगवान डूब गए अर्थात रात हो गई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोई टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। दोनों टोलों का नाम ही रखना रेणु जी की एक और विशेषता है, टोलों का प्रयोग बहुत करते हैं, जैसे मैला आंचल में है। तो कोयरी टोले में इनको गाड़ी नहीं मिली। अब कहाँ गए हैं बिरजू के पिताजी? मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने गए हैं। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, छाती की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। ऐसा लगा जैसे छाती की कमानी उतर गई हो। कोयली टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा, शकरकंद छील कर रख दे उठा के। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। उसको अब गुस्सा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि गाड़ी का कहीं अता पता नहीं है। अभी गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है और उसको ये है कि जो पैदल गई थी गाड़ी देखने, वो तो कब का मेले में पहुंच के पुरानी हो गई होंगी, मतलब खरीदारी वगैरह कर ली होंगी, नाच वाच देखने लगी होंगी। और ये अभी गाड़ी में बैठ के जाने का इनको बोल दिए थे, तो अब गाड़ी की व्यवस्था हो ही नहीं पाई है। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। बिरजू अब कढ़ाई मांग के ले आया। किससे लाया है? सिद्धू की बहू से। याद रखना सबकी, सिद्धू की बहू से वो कढ़ाई लेकर आया है। और 2 टोले हैं। कौन कौन से टोले हैं गांव में? एक तो कोयली टोला उनके गांव का ही है और एक दूर है मलदहिया टोली। ठीक है, अब ये बिरजू कढ़ाई सिर पर औंधा करके आया है। अब क्या कह रहा है? देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, टोपी की तरह कढ़ाई को पहना हुआ है। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी नहीं उतरा है पूरे तौर से। बच्चे लोग समझ गए हैं माँ का गुस्सा भी अपने एकदम हाई पावर में है। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंच कौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राक्षस तुझे। राक्षस बोल रही है, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनर टुनर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनर टुनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी। तुमने सुनी? अब ये बिरजू ने क्या खबर दे दी कि ये बबुआन टोले की गाड़ियां जो है नाच देखने चल दी हैं। उनके बैलों की झुनर झुनर आवाज़ आ रही थी जाने की। बेसी बकबक मत करो, मतलब बेकार में बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया बेचारी समझदार दिखाई है तो बच्ची वो भी, लेकिन थोड़ा समझदार है। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, मतलब चूल्हे को ठंडा कर दे, अब कुछ नहीं बनेगी, मीठी मीठी रोटी कुछ नहीं। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाएं, मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाया मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। अब अपना ये गुस्सा बच्चों पे उतार रही है, और क्या करे, गाड़ी की व्यवस्था हो नहीं पाई है। पापा ने वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो कह रही है चूल्हे में पानी डाल दो, कुछ ना खाना बनेगा, और जब आएंगे तो मुझे जगाना मत, खुद ही नाच दिखाएं। मढ़ैया के औसारे, मढ़ई मतलब झोपड़ी के बरामदे में, औसारे मतलब बरामदे में, बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? वो तो गाड़ी को उड़न जहाज बोल रही थी, उसने सोचा कोई उड़न जहाज भी उड़ेगा।
चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई, मतलब आलती पालती मार के बैठा। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। अब बच्चा है, वो अपने दोनों घुटनों को मोड़ के चुपचाप बैठा है, ठंड के दिन है, और कान में पूछ रहा है कि हम लोग नहीं जाएंगे क्या, सब लोग चले गए, गांव में अब कोई भी नहीं घर में बचा है। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं, संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। जैसे ये सब चीज़ें तो आज के ज़माने में हम सोच भी नहीं पाते, आजकल तो बहुत बढ़ गया है। उस समय गांव में यही खुशियों का पल रहता था, कहीं नाच लगा है, मेला लगा है तो परिवार सहित मेला देखने जाना। तो वो 1 महीने पहले प्लानिंग थी, मगर आज जिस दिन जाना था उस दिन कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे जा पाएंगे ये लोग। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भराया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। बोला बच्चा दिखाया है, अब वो कुछ तो कर नहीं सकता, तो कोई इमली का पेड़ है, उस पर जिन बाबा रहते हैं, गांव में होगा कुछ ऐसी ही बातचीत चली होगी, उसने सुना होगा किसी से, तो उसने उनको एक बैगन चढ़ाने का मन ही मन में मान लिया। गाछ का सबसे पहला बैगन जब होगा उसको चढ़ाएगा जिन बाबा को, इमली पे रहते हैं। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, इसका बैगन के पौधे का, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा, मन में प्रार्थना कर रहा है जिन बाबा से। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। अब नींद थोड़ी आ रही उसे, तो जानबूझ के लेटी है, गुस्से अपने पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना ही है, किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही, तो मतलब जितनी भी मनौतियाँ थी उसने सब पूरी कर ली थी। महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, जब जमीन का सर्वे होने आया था उस समय उसने बहुत सारी मनौतियाँ मानी थी, तो सब तो पूरी हो गई। अब उसको याद आ रहा है कि महावीर जी का रोट चढ़ाना है, मतलब उनके जाके मतलब प्रसाद उनके पास चढ़ाना है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। अब वो उनसे माफ़ी मांग रही है कि दूनी मनौती चढ़ाऊंगी, मगर आज की बात उसकी लाज रह जाए, क्योंकि पूरे में हल्ला कर दिया है ना, मेन उसको ये इस बात की दिक्कत है। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन के हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। गांव भर की औरतें सब उससे जल रही हैं। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। अच्छी फसल हुई है उसकी, जूट पहले बता दिया था, उसमें जूट की हुई है। ओ अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा, पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ जो बेचने गया तो 10 मन पाट हुआ था। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। जब वो पटवारी लोग जब जमीन नापने अपने की बात चलती है ना, तब का सर्वे हो रहा है, तो उसने कुरमा टोली के लोगों को पहले भी समझा दिया था कि मजदूरी छोड़ो और कुछ जमीन मिल जाए तो अपनी खेती करो। सो गांव की किसी पुत खौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। अब ये बेटा गांव की गालियां हैं, ये सब गांव की गालियां हैं देसी भाषा में। पुत खौती का भतार भतार का अर्थ होता है पति। सर्वे के समय मतलब कोई भौंका नहीं, मतलब कोई खांसा भी नहीं, कोई एक बार भी किसी ने कहा नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा, यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी
पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है, और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि, ये याद रखो बेटा, जमींदार का जो छोटा बेटा है मोहना नाम रखा है। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। अब वो बच्चों पे गुस्सा उसका शांत हुआ, बच्चों को बुला रही है, अभी पति पे गुस्सा है। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। मतलब उसका झोपड़ी का दरवाज़ा लगा दे, और वो जो पहले ज़माने में ना शीशी में मिट्टी का तेल केरोसिन भर के उसको जलाया जाता था बत्ती की मदद से, उसी को ढिबरी कहते थे। तो अब ढिबरी भी बुझा दो और वो खपच्ची गिरा दो झोपड़ी की। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। मतलब दिन रात दिन बिरजू की माँ पीछे पड़ी थी, तब ये जमीन। मंझा देना जैसे पतंग उड़ाने के लिए मंझा देता है ना, जो साथ में जो रहता है, ऐसे ही जमीन के लिए रात दिन उसके पीछे लगी हुई थी, उसको रात दिन बोलती रहती थी। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। ऐसे ही बोलते थे, माथा पकड़ के आके बैठते थे कि मुझे नहीं चाहिए, मजूरी ठीक है। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। ये देखो, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। ये कौन बता रहा है? ये बिरजू की माँ बिरजू के पिताजी को समझा रही है कि जोरू जमीन जोर से मिलती है, नहीं तो किसी और के पास चली जाएगी। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के हाथ से लेकर बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी नोट देखने भी नहीं दिया। नंबरी नोट मतलब नंबर लिखा हुआ नोट। आँख से मतलब बिरजू की माँ ने नोट देखा ही नहीं। फसल बेची और बाहर ही चले गए। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बैल खरीद के लिए आए, फसल बेच के जो पैसा आया उससे उन्होंने बैल खरीद लिए, और उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने, फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। अब उसके मन में इतना उल्लास है कि सुबह से लेकर अभी तक के उसने 18 बार चर्चा छेड़ी है। याद रखना, 18 बार। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कथरी जो फटे पुराने कपड़ों को सिल के जो बनाई जाती है, बिछाने का पतला सा गद्दा जैसा, उसको बोलते हैं। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती जाएंगी। अब उसको ये भी टेंशन है, इतना मैंने बोल दिया था, और कल सुबह पानी भरने जाऊंगी तो सब जो है औरतें आएंगी तो उसकी हंसी उड़ाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। मतलब सब उससे जलते हैं क्योंकि वो दिखने में भी लगती नहीं है, 2 बच्चों की माँ है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। दूसरी बात जलने की है कि उसका पति उसकी बात मानता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। गरी माने होता है नारियल, तो गांव में गरी का तेल बहुत मुश्किल से ही मिलता था, तो ये लगाती है। इसके पास पैसा है तो बालों में नारियल का तेल लगाती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास 1 घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में? जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अघनी। लोगों की बिखडीट से बचे तब तो। अब यहाँ पे देखो एक और फसल का जिक्र आया है। 3 बीघे में उन्होंने धान लगा हुआ है जो अघन में काटा जाएगा। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। कान मतलब उधर ही लगा के सुनते रहे बैलों की घंटियों की आवाजें। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों नहीं चंपिया? चंपी और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है न। हूँ। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके। मतलब चुपके से जा और छोटा सा मतलब कि हाँ हल्का सा झरोखा करके देख के आ कि वहाँ गाड़ी है कि अपनी बैल है और गाड़ी है कि नहीं।
चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक गई। टट्टी के हटे पर्दे कह सकते हो, उसके छेद से झाँक गई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोल मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। अब ये लोग क्या ये चाह रही थी, जब बिरजू के पापा आए तो सोचे कि सब सो गए हैं। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की मत ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है, मतलब गांजा पी के आए हैं। चंपिया बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? अब उसको लग रहा है कि कोई नहीं है घर में, पैदल ही नाच देखने चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बंडा इसी ने ही पूरा खेल पलट दिया, मतलब उनको पता चल गया ये लोग घर में हैं। बिरजू बेटा, बिरज मोहन, ये यहाँ पे बिरजू का नाम आया है, बिरज मोहन है बिरजू जी। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचसीस रख दे। मतलब जो धान हुआ है, पहले धान की 5 बालियां तोड़ के लाए हैं। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, मतलब दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो गया होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। जो 3 बीघा में धान बोया हुआ था ना, तो वहाँ की बालियां लेकर आया है। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। अपनी फसल देखकर उसका मतलब सब गुस्सा दूर हो गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी भी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लेने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचसीस टट्टी में खोज दे, अपने खेत का है। वही जो धान की जो बाली लाया है उसको अपने उसमें झोपड़ी के पर्दे में जो है उसमें खोज दो, अपने खेत का है। और याद रखना शुरू नहीं हुआ है, क्या कह रहे हैं? बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लेने आई है, मतलब ये शुरू नहीं हुआ है। अपने खेत का? हुसलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही दान जुठा दिया, देखते नहीं? मतलब पहला जो है जो नया धान आता है भगवान को चढ़ाना था। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिड़ई चुरमुन है ये लोग, मतलब ये लोग तो चिड़िया वगैरह की तरह हैं, बच्चों के लिए सब माफ है। दोने के मुंह में नवान के पहले अन्य न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वो तो वो चूल्हे में पानी डलवा चुकी थी। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब देखो सिचुएशन तुरंत चेंज हुई है ना। अब तक जब इसको नाउम्मीद हो गई थी कि नहीं आएंगे और कैसे पूरे गांव में इसकी बेइज्जती होगी, अब जैसे ही उसे ये विश्वास हो गया कि आ गए हैं और अब नाच देखने जाना ही है, तब देखना बिरजू की माँ का पूरा वो बदल जाएगा स्वभाव। अब बिरजू के माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपी और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। मतलब आपस में दोनों बात करते, लेकिन बच्चों की वजह से थोड़ा सा चुप है। चंपी और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी न?
चंपी जरा घेल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे। तो अब तक जिस मखनी फुआ को उसने सुनाया अब उनको बुला रही है। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अपनी बात जो उसने कही थी उसी को जवाब दे रही है वो। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। अब उसको हेल्प के लिए बुला रही, मीठी रोटी बनाने के लिए। फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हूँ ना फुआ, मतलब वो रखवाली के लिए भी फुआ को ही छोड़ के जा रही हैं। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई थी गुलाब बाग मेले में, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। सहुआइन को वो उल्टा सीधा बोले कि उसने तंबाकू देने में कटौती की थी। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। अब सब बदल गया दृश्य, देखो चूल्हा सुलग उठा। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही, मतलब अब मूड ठीक हो गया तो बच्चे को शकरकंद देने की याद आई है। बेचारा मत कहो मैया, खूब सारा है, खूब सचारा है, बेचारा मत कहो। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का, ही छुप के खा रहा था वो। बिरजू के टूटे दांत दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अभी शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी, है ना, एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा गुड़ डालूं क्या? बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। अच्छा, ये जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। बैलों को तैयार कर दिया गया, बिरजू की माँ भी तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के हवा में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बटन नहीं था तो डोरी से पैंट को टाइट कर रहे हैं। बिरजू के माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? अब तो मतलब सब चले गए हैं। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। ये देखो किस दिन जाना था, उस दिन तिथि है पूर्णिमा। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है। आज मंगटिक्का पहना हुआ है भाई। पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। अभी लोग चल दिए गाड़ी पे, अब सबको बिठाएगी भी, देखना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। अब जंगी की पुतोह को लेना है। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोह नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था, जाड़े के दिन दिखाए हैं तो आग सेक रहा है। क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई हैं। अब इनके यहाँ भी टेंशन यही हो रही है कि उनका जंगी का जो बेटा है रंगी, है ना, वो अभी लौटा नहीं है। तो जंगी की पुतोहू ही है ना ये, और रंगी की पत्नी है ना, तो वो बलरामपुर से लौटा नहीं है, तो ये भी इसको भी गांव वहाँ से जाना है, क्या बलरामपुर में नाच देखने। तो सब औरतें चली गई, इसलिए वो भी रो रही है। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जा जल्दी, मतलब सब है यहाँ पे, आ जाओ। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी।
बांस की गाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है। देखो बगल के झोपड़े से कौन आई बेटा, राधी की बेटी सुंदरी भी बैठ गई। सबके करेक्टर्स के मेन पूछे जाते हैं। अब बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। सब लोग आ रहे हैं, देखो कौन कौन, जंगी की पतोही आ रही है, और राधे की बेटी सुनरी आ रही है, और लरेना खवास की बहू आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी, ये 3 करेक्टर हैं। तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी। साला लताड़ मार कर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। यहाँ पे देखो दोनों बहुएं जो हैं पर्दे में हैं, और उनको किससे वो कर रहे हैं, दुल्ला कर रहे हैं धान की बालियों से, जो झुकी हुई हैं, पक गई हैं इसलिए झुक गई थी। जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। जंगी की पुतोहू अपने मायके से विदा होकर 3 महीने पहले ही आई है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना, है ना। अब रास्ते में सिमराह का सरकारी कुआं मिलेगा, कूप मिलेगा, वहाँ से पानी पीना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की पूर्णिमा है। अच्छा, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं। जिस बैस्कोप के गीत से चिढ़ रही थी, उसको उस गीत की याद आई खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही हैं, पतोहू जी बैठी हैं। दोनों पतोहियों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा, और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी, ये गीत गा रही हैं। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है, देखो वो वही प्यारी लग रही है। गौने की साड़ी से खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो ये थी बच्चों कहानी लाल पान की बेगम। बिरजू की माँ की इच्छा पूरी हो गई, अब उसके मन में कोई लालसा बाकी नहीं रह गई। गांव वालों को लेकर वो अब जा रही है बलरामपुर का मेला देखने। तो बताइएगा कैसी लगी कहानी आपको, और याद रखना किस में आई थी ये कहानी, ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। चलिए तब तक के लिए